अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन अता है। मैं कंसल्टेंट प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। आज हम राइनोप्लास्टी या नोज़ रीशेपिंग सर्जरी जिसे हम नोज़ जॉब भी कहते हैं उसकी बात करेंगे। नाक हमारे चेहरे का सबसे नुमायाँ फीचर है। जब भी हम कोई फ़ोटो खिंचवाते हैं तो सबसे पहले नाक नज़र आती है जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। अगर किसी का नाक टेढ़ा है, लंबा है या वो अपने नाक की साख से सेटिस्फाइड नहीं है तो इवन लोग इतने परेशान होते हैं कि उनका चेहरा उनको फोटोजेनिक नहीं लगता। तो नाक को प्लास्टिक सर्जरी के जरिए बेहतर बनाया जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज राइनोप्लास्टी, हु इज द आइडियल कैंडिडेट फॉर द राइनोप्लास्टी। वी विल टॉक अबाउट द प्रोसीजर्स, रिजल्ट्स और इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है और सेफ्टी ऑफ द प्रोसीजर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज राइनोप्लास्टी। एक्सीडेंट की वजह से या ट्रॉमा की वजह से नाक की जो साख्त है, नाक टेढ़ा हो जाता है या बाय बर्थ भी ये हो सकता है या उम्र के साथ नाक के अंदर कुछ तब्दीलियां आती हैं जिससे नाक लंबी टेढ़ी हो जाती है। नाक के जो अंदर का ये सेप्टम है ये टेढ़ा हो जाता है जिससे पेशेंट को फंक्शनल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है जिसमें ब्लॉकेज होती है, सांस लेने में मसला, स्नीजिंग होती है, उसको हेडेक रहता है, ये इश्यूज होते हैं। और बाज़ औक़ात ये होता है कि जो टिप होती है ये ड्रूपी टिप नीचे की तरफ गिर जाती है, नाक के जो नथने हैं इनका साइज बढ़ जाता है और ये जो मिड वाला पोर्शन है ये नाक का बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। तो इसमें बेसिकली एस्थेटिक्स प्रॉब्लम्स भी होते हैं और फंक्शनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, दोनों। और इस इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी में जो प्रोसीजर्स हैं नोज रीशेपिंग का उसको हम राइनोप्लास्टी कहते हैं। व्हाट इज आइडियल नोज। जब हम इसकी बात करते हैं तो हम जो इसके स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं वो ये हैं कि हम सबसे पहले ये जो आईब्रो के दरमियान वाला डिस्टेंस है इसको एक बैकग्राउंड नॉलेज के तौर पे लेते हैं और ये जो नेजल ब्रिज है ये इसका 80% होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे एक नेजल ब्रिज है ये होनी चाहिए और दो डेफिनेटली टिप डिफाइनिंग पॉइंट्स होने चाहिए और डार्सम के ऊपर डार्सल एस्थेटिक लाइंस होनी चाहिए। दो डार्सल एस्थेटिक लाइन जो इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ये जो एल है इसका जो डिस्टेंस है ये हमारे जो दो आईब्रो के दरमियान वाला डिस्टेंस है इसके बराबर होना चाहिए। अगर ये ज्यादा है तो ये वाइड होते हैं, नाक चौड़ी होती है। फिर हम लेटरल साइड से इसको देखते हैं कि कोई हम्प तो नहीं है, बिल्कुल सीधी नोज आ रही है या टेढ़ी हो गई है। और इसके अलावा अंदरूनी तौर पे हम इसको इंटरनल इसका इवेल्यूएशन करते हैं जिसमें हम सेप्टम को देखते हैं कि वो कितना टेढ़ा है, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, कोई टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी तो नहीं है। और फेस को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो उसके हिसाब से फेशियल प्रोपोर्शंस को देखते हैं कि इसकी लेंथ ज्यादा है या कम है। इन सारे पैरामीटर के बेस पे, इवोल्यूशन के बेस पे हम एक नियर आइडियल नोज मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये आइडियल नहीं होता, ये नियर आइडियल नोज होता है। नेक्स्ट ये है कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ऑफ राइनोप्लास्टी। ऑपरेशन से पहले पेशेंट के साथ एक डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन जिसमें हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बेसिस पे हम पेशेंट्स के जो कंसर्न और एक्सपेक्टेशंस हैं उसको प्रेफरेंस देते हैं कि पेशेंट क्या चाहता है, उसका क्या प्रॉब्लम है, उसको नाक में क्या बेहतरी चाहता है। अगर उसका प्रॉब्लम जस्ट लाइक एक हम्प का है तो क्या उसकी बेहतरी चाहता है, उसका फंक्शनल इशू है या एस्थेटिक इश्यूज है। पेशेंट्स की प्रेफरेंस को सबसे पहले रखते हैं। उसके बाद हम पेशेंट्स को अपनी एग्जामिनेशन करने के बाद गाइड करते हैं कि ये जो आपके कंसर्न्स हैं इधर दीज आर रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक, मीन्स कि क्या हम इनको अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर हम कर सकते हैं तो किस लेवल तक कर सकते हैं, ये पेशेंट्स को बताना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कोई फोटोग्राफ ले आते हैं एक्ट्रेस का कि हमारा नाक ऐसे बना दो, हमारी नाक इतना पतली कर दो, हमारी नाक मोटी कर दो, मतलब कि तो हर इंसान को अल्लाह ताला ने परफेक्ट बनाया है, परफेक्ट फेस है उसका और उसकी नोज का एक प्रोपोर्शंस है, खास तनासब है। हम उसको एक लेवल तक मॉडिफाई तो कर सकते हैं, हम उसकी तरह हूबहू उसकी तरह नहीं बना सकते। तो ये उनको गाइडलाइंस देना बहुत जरूरी है।
जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि पेशेंट्स आते हैं कि उसको डॉर्सल हम्प होता है यहाँ पे, वो कहते हैं जी इसको बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दें। हम एक लेवल तक करते हैं, अगर हम ज्यादा करेंगे तो उसमें स्कैनरी डिफॉर्मिटी आ जाएंगे, या स्किन का इश्यूज है, कोई पेशेंट ऑयली या थिक स्किन होती है, अगर हम नाक को ज्यादा पतला करने की कोशिश करते हैं तो उसमें स्किन के डैमेज होने का खतरा है। तो पेशेंट को रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और रियलिस्टिक जो रिजल्ट्स हैं वो बताना बहुत ज़रूरी है इसके, कि ये हम इससे अचीव कर सकते हैं। तो ये पेशेंट के साथ हमारी कंसल्टेशन एक डिटेल्ड डिस्कशन होती है, उसके बाद हम फर्दर प्रोसेस की तरफ आगे एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है व्हाट इज सर्जिकल प्रिपरेशन। इसमें जब हमारी पेशेंट से डिस्कशन हो जाती है कि हमने ये करेक्ट करना है, तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि अगर उसका कोई माइनर प्रॉब्लम है, तो जैसे हम रिडक्शन है या एला की कंट्रोलिंग करनी है हमने, तो वो लोकल एनेस्थीसिया में हो सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसकी जो हमें ओपन कंप्लीट राइनोप्लास्टी करनी पड़ती है, जिसमें हमें सेप्टम को भी एड्रेस करना पड़ता है, जो दरमियान वाली हड्डी होती है वो टेढ़ी होती है, और इंटरनल नेजल वॉल जिसमें सांस की ब्लॉकेज होती है उसको भी एड्रेस करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ता है। जनरल एनेस्थीसिया देने के लिए फिर ये है कि पेशेंट्स के पहले टेस्ट होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, कुछ एनेस्थीसिया की फिटनेस के लिए होते हैं। अगर उसको कोई ब्लॉकेज या कोई और इशू है तो उसके स्पेसिफिक टेस्ट जिस तरह एक्सरे, पैरानाजल साइनस या सीटी स्कैन भी एडवाइज कर सकते हैं उस पेशेंट्स के अंदर। जब पेशेंट कंप्लीटली फिट हो जाता है कि ये सर्जरी के लिए रेडी है, तो हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि 6 आवर्स का एनपी होता है, 6 आवर्स के बाद हम उसको जनरल एनेस्थीसिया देते हैं और उसका प्रोसीजर जो है ना हम स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर करने से पहले उसकी फोटोग्राफी होती है। ये प्रोसीजर नॉर्मली 2 से 3 घंटे का होता है, डिपेंडिंग ऑन के हमने कितना उसको नोज के क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसको कितना मॉडिफाई करना है। और इस जब प्रोसीजर खत्म हो जाता है तो उसमें नेज़ल पैकिंग होती है और स्टिचेस वगैरह। नेज़ल पैकिंग हम कर देते हैं जिसको हमने 48 आवर्स के लिए रखना है, और पेशेंट को बाद में जब जीए से आउट हो जाता है तो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उसने माउथ के ज़रिए 2 दिन के लिए सांस लेना है। तो हम नॉर्मली जो है ना 48 आवर्स के बाद उसकी पैकिंग को रिमूव कर देते हैं, और बाकी स्टिचेस जो है ना 7 डेज पे हम रिमूव कर देते हैं। अब हम बात करेंगे राइनोप्लास्टी की पोस्ट ऑप केयर और इंस्ट्रक्शंस के बारे में। जैसा कि मैंने कहा है कि 3rd डे पे हम पैक को रिमूव कर देते हैं और 7 डेज पे स्टिच भी रिमूव हो जाते हैं। तो उस पेशेंट को यही हम इंस्ट्रक्शंस करते हैं कि उसने ज़्यादा झुकना नहीं है, वज़न नहीं उठाना, उल्टा नहीं लेटना, सीधा लेटना है स्पाइन पोजीशंस में, और अगर वो मोबाइल यूज़ करता है तो मोबाइल जो है ना वो आँखों के लेवल पे लेके उसको यूज़ करें। दूसरा ये पेशेंट का जो कंसर्न होता है वो कहते हैं जी इसकी फाइनल शेप कब आएगी। अब स्टार्ट में ब्रूजिंग और स्वेलिंग्स होती है, उसको 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं सेटल्ड होने में। तो उसको जब वो सेटल्ड होती है तो उसके बाद हम पेशेंट को ये भी एडवाइस करते हैं कि अपनी नोज का ना थोड़ा मसाज करे। तो 2 से 3 महीने तक जाके उसका फाइनल रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि ना जिससे जहाँ पे हम इंसियम देते हैं वहां पे ना एक लाइन होती है। उस लाइंस के लिए स्टार्ट में तो हम पॉलीफिक्स ऑइंटमेंट्स वगैरह देते हैं पेशेंट्स को, वो लगे, और उसके बाद बेबस्कार जेल देते हैं। इसको तकरीबन 2 महीने लग जाते हैं खत्म होते हुए। और नॉर्मली हम ये कहते हैं कि कोई ऐसी स्पोर्ट्स जिसमें नेजल कंटैक्ट हो, तो कंटैक्ट स्पोर्ट्स को 3 to 4 वीक्स के लिए पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। सो व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ राइनोप्लास्टी। इसमें कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जैसा कि ब्रूजिंग और स्वेलिंग है, मैंने आपको बताया ये 7 to 10 डेज तक रहती है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये ज़्यादा टाइम ले जाती हैं, 3 to 4 वीक्स लेके जा सकती हैं, और उसमें हम जो फाइनल एक शेप अचीव करनी है उसमें भी थोड़ा डिले हो जाता है फाइनल रिजल्ट अचीव करने में। सेकंड ये इशू होता है कि जैसा कि हम नेजल को ब्लॉकेज करते हैं तो पेशेंट्स को माउथ से ब्रीथ करना पड़ता है। तो माउथ के ब्रीथ करने की वजह से जब नेजल पैक इवन रिमूव भी हो जाता है, कुछ लोगों को बाद में भी प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए हम पेशेंट्स को कहते हैं कि क्योंकि माउथ से जब वो ब्रीथ करता है तो वो ड्राइनेस होती है, ड्राइनेस से इरिटेशन होती है, तो पेशेंट्स को अपनी वाटर इनटेक इंक्रीज करनी चाहिए ताकि उसका जो गला है वो मॉइस्चराइज रहे और उसको इरिटेशन कम हो। इसके अलावा माइनर प्रॉब्लम्स में इन्फेक्शंस हैं। एट द एंड मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसकी क्या कॉस्ट है। ये डिपेंड करता है कि आपका क्या प्रोसीजर होना है, कि क्या आपका माइनर इश्यूज हैं और हम लोकल में उसको करेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया हम्प में या एला का रिड्यूस करने एला को, तो उसकी कॉस्ट तो कम है, चंद हज़ार हैं उसकी।
40 to 50,000 उसकी कास्ट है। लेकिन अगर माइनर मेजर प्रोसीजर्स कराना है आपने, तो एक्सटेंसिव सर्जरी है, वो जनरल सीजिया में होती है, हॉस्पिटल स्टे होती है, फिर उसकी जो कास्ट है वो 1+ हो जाती है, 1 से 2 की रेंज में, इतना इसकी कास्ट होती है। थैंक यू वेरी मच।